सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.6 का टॉपिक अप्लाइंग द कंटिन्यूटी टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप थॉमस कैलकुलस की 11th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.6 होगी। अगर आप 11th के अलावा 14th या कोई और सा एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मे बी पॉसिबल ये एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज 2.5 हो, बट क्वेश्चन सेम है। सो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली इन क्वेश्चंस में करना क्या है कि हमें बताना है कि किस किस पॉइंट के ऊपर हमारा ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर देखें, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो पॉइंट हमारा जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है वो ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हर एक पॉइंट के ऊपर अपने इस फंक्शन को लेकर कंटिन्यूटी को टेस्ट करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो हम उसका ऑल्टरनेट क्या बता सकते हैं कि हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस नहीं है, और हम कहते हैं कि भाई ये वो पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है कि हमें इन क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए वो पॉइंट्स निकालने होंगे जिस पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और हम कह देंगे कि भाई इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, इसके अलावा बाकी के तमाम पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा। सो ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है कि हमने एक बात प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में, जहाँ पर हम कंटिन्यूटी की बेसिक चीज़ें देख रहे थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है, उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारा फंक्शन है जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ये बात हमने डिस्कस की थी। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, कभी भी मेरा फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? जब उसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा होता है। इन्फिनिटी कब आता है? जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से देखूं तो यहाँ पर x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 माइनस 2 मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि मुझे अपना क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि यहाँ x की जगह अगर मैं 0.2 पुट कर देती हूँ तो 0.2 यानी x इक्वल्स टू 2 पर मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। बट ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से तो नहीं अपने माइंड में सॉल्व कर सकते, हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स करके दिखाने होंगे। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं फंक्शन विल बिकम डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन विल बिकम डिसकंटिन्यूस इफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस तब हो जाएगा जब x माइनस 2 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास? 2 के। यानी कि अगर मैं x की जगह पर x इक्वल्स टू 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज continuous on every point except x is equals to 2। सही, यानी हमने क्या किया कि हमने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल किया, वहाँ से हमने x की वो वैल्यू निकाली जिस पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और हमने कह दिया कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा सिवाय x की इस वैल्यू के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी था, सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे फंक्शन विल बिकम डिसकंटिन्यूस इफ x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 2 होल स्क्वायर हटाने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। तो अगर आप रूट लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x आएगा -2। तो अब हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यानी फंक्शन जो है वो मेरा कंटिन्यूस है हर जगह, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों क्वेश्चन क्योंकि स्टार्ट के थे तो बहुत आसान थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। सो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे, उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन विल बिकम डिसकंटिन्यूस। अच्छा, ये जो इंग्लिश वाली लाइन है ये आपने खुद से लिख लेनी है, अदरवाइज क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो है वो इक्वल्स टू अगर 0 के हो तो मेरे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4x के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स हमें पता है किस तरह से बनाते हैं कि हम इस लास्ट वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है तो 3 आंसर आएगा, फिर इसके फैक्टर्स बनाते हैं एलसीएम लेके। तो ये बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रही हूँ। तो आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x² माइनस 3x
माइनस एक्स और ये प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लो तो आप x को कॉमन लोगे और x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से अगर आप लो तो -1 को कॉमन ले सकते हैं आप, x माइनस 3 बचेगा इक्वल्स टू कर देंगे 0 के। फिर यहाँ से आपके पास आया x माइनस 3, यहाँ से आपके पास आया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी x इक्वल्स टू 3, एक आएगी x इक्वल्स टू 1। तो आपने लिखना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यानी जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है हर जगह एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1 कॉमा x इक्वल्स टू 3। ये मैंने बेसिकली ऑर्डर में करके लिख दिया है कि x की हर वैल्यू पे मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा सिवाय x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 के। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान था, इसी टाइप का था, तो वो मैंने आप लोगों के ऊपर ही छोड़ा है, आप लोगों को क्वेश्चन खुद से करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखूँ तो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मॉड लगा हुआ है और दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जो कि है साइन एक्स। अब क्योंकि डिनोमिनेटर कोई नहीं है और एक और बात ये कि यहाँ पर मॉड लगा है तो आपके पास वैल्यू हमेशा इस वाले की पॉजिटिव ही आएगी। तो इन दोनों ही बातों से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास भले ही आंसर 0 क्यों ना आए, लेकिन आपके पास कभी भी अनडिफाइंड आंसर इस क्वेश्चन का नहीं आ सकता। तो इसलिए ये फंक्शन आपका हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो आप लिखें कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी फंक्शन जो है वो x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी दो ही चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक तो आपके पास x के ऊपर मॉड लगा हुआ है। मॉड लगे होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास अगर इसके अंदर x की आप कोई वैल्यू नेगेटिव भी रखते हैं तब भी आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आना है। दूसरी एक और चीज़ आप ये देखें कि यहाँ पे +1 है, इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 भी है ना तब भी आपके पास इस +1 की वजह से जो है वो डिनोमिनेटर में 1 तो लाजमी आएगा ही आएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो उसकी वजह से आपका जो फंक्शन है वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता इस तक के लिए। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पर x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होती है तब भी इस स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका भी आंसर कभी भी आपके पास जो है वो अनडिफाइंड नहीं हो सकता। सो इसलिए यहाँ पर भी x की हर वैल्यू के लिए जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइंड ही आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। इसलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी वही सेम है जो क्वेश्चन नंबर 17 का है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेम आंसर एज क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही सिंपल है। y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स, देख कर ही पता चल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में x की जगह x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज हर वैल्यू के लिए x जो है वो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो या कुछ भी हो, या फिर नेगेटिव में भी हो। सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल values of x except x equals to 0। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी आपको इसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, कॉस एक्स है, तो इसको मैं ले लेती हूँ 0 के इक्वल। तो कॉस एक्स को जब मैं इक्वल लूँगी 0 के, तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, जिसको जब आप अपने कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा π/2। यानी x की जो वैल्यू है π/2, उसके ऊपर जो मेरा आंसर है जो मेरा फंक्शन है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर आपको याद हो तो कॉस π/2 क्या बनता है, 90 बनता है, ठीक है। तो कॉस 90 के ऊपर मेरा फंक्शन 0 होता है। इसी तरह कॉस 270 पर या फिर 450 पर, इस तरीके के डिफरेंट मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि x की हर वो वैल्यू जिस पे मेरे पास कॉस का जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, उसकी हर वैल्यू के लिए मेरे पास जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा।
ऐसा ही है। तो अब अगर मुझे इस बात को अपने आंसर की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n π/2। अब यहाँ पर जो n है ये वो हर वैल्यू है जिसके ऊपर जो मेरा कॉस वाला फंक्शन है वो 0 हो जाता है, और π/2 तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली ही है। अब यहाँ पर जो n है वो मेरे पास बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास n π/2 है वो इक्वल होता है 2n-1 के, और यहाँ पर π/2। अब ये जो 2n-1 है ये बेसिकली है क्या? अब यहाँ पर देखें, ये बेसिकली ये चीज़ है कि n जो है मतलब x जो है यहाँ पर मेरे पास वो कॉस की ऐसी कई सारी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए मेरे पास जो x है वो आंसर में 0 देगा। जैसे कि cos 90 0 होता है, cos 270 0 होता है, cos 450 0 होता है। बट ऑब्वियसली मैं इन सारी चीज़ों को याद तो नहीं रख सकती, तो उसके लिए हमने ये जो एक n है इंटीजर, इसको इस तरह से लिखा है कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट करती हूँ, लेट्स सपोज, तो 2 1 ज़ा 2 और -1 1, यानी 2 -1 1 आया, और ये आंसर बेसिकली क्या आया, π/2 आया। 1 रखने पे जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, π/2। अब cos π/2 जो होता है वो क्या होता है, 90 होता है, विच इज इक्वल्स टू 0। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर n की जगह पर 2 रखती हूँ, तो 2 × 2 इज 4, 4 - 1 मेरे पास क्या आया, 3 आया। 3 π/2 जो है वो मेरे पास इक्वल होता है 270 के। तो cos 270 आप लिख लो या फिर cos 3 π/2 आप निकालो, उसका आंसर अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर n की जगह पर 3 रखते हो तो वो इक्वल आएगा इस वैल्यू के लिए आपका 450 के। तो अगर आप cos 450 चेक करो तो वो भी आपके पास 0 आएगा। यानी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो n है उसको एक इस टर्म के अंदर एक इस टर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया है कि जिसके लिए हमारे पास 1 2 3 जो भी हम x की n की मतलब वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए मेरे पास हर कॉस की वो वैल्यू निकल के आती रहेगी जिसके लिए मेरे पास जो कॉस है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप n की जो भी वैल्यूज़ रखेंगे उसको जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो x की यानी हर वो वैल्यू देगा जिस पर मेरा कॉस का जो फंक्शन है वो 0 आंसर देगा, जिसके लिए मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो यही है कि मेरे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू n π/2, और यहाँ पर n जो है उसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह से किया है ताकि ये मुझे हर x की वो वैल्यू दे दे जिस पे मेरा cos का फंक्शन 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो ये आज की हम लेक्चर वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।